वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ओडियोगोनियम के अंदर किस प्रकार से जनन पाया जाता है अर्थात रिप्रोडक्शन इन ओडियोगोनियम स्टार्ट करेंगे। यह खोज का सर्वप्रथम हम उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज हम रिप्रोडक्शन या ओडियोगोनियम में जनन। ओडियोगोनियम में 3 प्रकार से जनन पाया जाता है। ओडियोगोनियम रिप्रोड्यूस बाय ऑल द 3 मेथड्स। कौन कौन से? वही वेजिटेटिव यानी कि कायिक जनन, असेक्सुअल अर्थात अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स लैंगिक जनन। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या जिसको हम कहते हैं कायिक जनन। इट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। ओडियोगोनियम के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के द्वारा होता है। विखंडन के कारण इसके जो फिलामेंट्स हैं वो टुकड़ों में टूट जाते हैं, फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, और हर टुकड़ा एक नया फिलामेंट बनाने में सक्षम होता है। ईच फ्रेगमेंट इज कैपेबल टू डेवलप इनटू अ न्यू फिलामेंट। अब ये फिलामेंट्स टूटते क्यों हैं? ये फिलामेंट्स के टूटने के कई कारण हैं, जैसे कि पानी के अंदर कोई झटका लग जाए, किसी एनिमल की बाइट हो जाए, मतलब कोई एनिमल उसको काट ले फिलामेंट को, या कोई फिलामेंट के बीच की कोशिका की डेथ हो जाए, या फिर कह सकते हैं कि फिलामेंट के बीच की कोशिकाओं में किसी में स्पोर्स बन जाएंगे, और जब वो स्पोर्स बाहर आ जाएंगे तो वो कोशिका भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो वो कोशिका के नष्ट होने से आगे पीछे के जो हिस्से हैं वो फिलामेंट के रूप में, फ्रेगमेंट्स के रूप में डेवलप हो जाएंगे। या फिर कई बार एनवायरमेंटल कंडीशंस में इतना चेंज आ जाता है कि फिलामेंट्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण कि फिलामेंट्स जो है वो फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाते हैं। किसी भी कारण से यदि फ्रेगमेंट्स में टूटता है फिलामेंट, तो हर फ्रेगमेंट एक नया फिलामेंट, एक नए ओडियोगोनियम के थैलस को बनाने में सक्षम होता है। सेकंड आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो है वो जूस्पर्स और एकाइनिड्स के द्वारा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ जूस्पर्स एंड एकाइनिड्स, यानी कि चल बीजाणु और निश्चेष्ट बीजाणु। हम पढ़ चुके हैं कि जूस्पर्स जो या चल बीजाणु जो हैं वो हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में ही बनते हैं, यानी कि परिस्थितियां जब बिल्कुल अनुकूल होती हैं उस समय चल बीजाणु या जूस्पर्स का निर्माण होता है। ओडियोगोनियम में फिलामेंट की कोई भी कोशिका जिसके अंदर की एपिकल कैप पाई जाती है, यानी कि कोई भी कैप सेल जूस्पोर बनाने में सक्षम होती है, लेकिन यंगर वंस, लेकिन यंग सेल्स जो होती हैं, न्यूली बॉर्न सेल्स जो होती हैं, वो ज्यादातर स्पोरेंजियम मदर सेल की तरह कार्य करती हैं, या हम कह सकते हैं कि जूस्पोरेंजियम की तरह कार्य करती हैं। अर्थात यंग सेल्स के अंदर जूस्पोर्स बनते हैं, ओल्ड सेल्स के अंदर जूस्पोर्स नहीं बनते। जब किसी भी कोशिका में जूस्पोर बनते हैं, यानी कि जो भी कोशिका जूस्पोरेंजियम या चल बीजाणुधानी की तरह कार्य करती है, उसका साइटोप्लाज्म, उसका प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, सिकुड़ जाता है और वॉल्स को छोड़ देता है, सेल वॉल को छोड़ देता है और एक इकाई की तरह कार्य करने लगता है। अब ये प्रोटोप्लास्ट गोल या ओवल शेप हो जाता है, और उसका न्यूक्लियस जो कि परिधि की तरफ था वो एक किनारे पे आ जाता है। जब न्यूक्लियस एक किनारे पे आ जाता है तो ऊपर का हिस्सा जो है वहां पर एक हाईलाइन एरिया, रंगहीन काचाब एरिया विकसित हो जाता है, और उस काचाब एरिया और न्यूक्लियस के बीच में जो लाइन है वहां पर एक रिंग में, एक सर्कल के अंदर बहुत सारे ब्लिफेरोप्लास्ट के ग्रेन्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। Just below the hyaline area, a ring of blepharoblast granules develops, और सभी ग्रेन्यूल्स आपस में एक सूत्र के द्वारा अटैच, कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एक जूस्पोरेंजियम में एक जूस्पोर बनता है, यानी कि जो पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट है वो एक जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, और जूस्पोर में न्यूक्लियस जो है वो एक किनारे पे चला जाता है, और उस जूस्पोर का जो ऊपरी हिस्सा है वो हाईलाइन या कचाप हो जाता है, और दोनों एरियाज के बीच में ब्लिफेरोब्लास्ट डेवलप हो जाते हैं।
अब ये जूस पोर जो है वो मल्टी फ्लैजिला, क्योंकि हर ब्लिफेरोब्लास्ट से एक एक फ्लैजिला निकल जाता है, हर ब्लिफेरोब्लास्ट से एक फ्लैजिला निकल जाता है, जिसके कारण कि ये जूस पोर जो है वो मल्टी फ्लैजिलेट दिखाई देते हैं। और इनका स्ट्रक्चर या तो नाशपाती के आकार का होता है, या स्फेरिकल गोल होता है, या ओवल शेप होते हैं। ये एक न्यूक्लियस के बने हुए होते हैं, एक इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और कभी कभी इनके अंदर आई स्पॉट भी उपस्थित होता है। दे आर यूनिन्यूक्लिएट विद सिंगल क्लोरोप्लास्ट एंड ओकेजनली विद एन आई स्पॉट। बाद में हर उम्मीद तो मैंने बता दिया आपको। दस इस तरह से जब एक ब्लिफेरोब्लास्ट से एक फ्लैजिला बन जाता है, तो हाइलाइन एरिया के जस्ट नीचे और साइटोप्लाज्म के जस्ट ऊपर एक क्राउन के रूप में बहुत सारे फ्लैजिला दिखाई देते हैं। एक क्राउन मतलब ताज के रूप में बहुत सारे फ्लैजिला जूस पोर के अंदर दिखाई देते हैं। जब जूस पोर के अंदर बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टिफोनॉट। अब ये जूस पोर जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो ये चल बीजाणुधानी को रप्चर करके, तोड़ करके बाहर आ जाता है। बाहर आते समय भी ये बीजाणुधानी जहां पर कैप्स पाई जाती हैं, जहां पर कोशिकाओं में कैप्स पाई जाती है, वहां पर बीजाणुधानी रप्चर होती है, और ऊपर की कोशिका उसको पूरा सपोर्ट करती है कि वो 90 डिग्री एंगल के ऊपर आ जाती है, जिसके वजह से ये जूस पोर इजीली जूस पोरेंजियम से बाहर आ जाते हैं। जब ये जूस पोर बाहर आते हैं उस समय कुछ समय तक ये एक श्लेष्मा की वेसिकल के गुहा के रूप में गुहा के अंदर व्यवस्थित रहते हैं, म्यूसिलेजिनस वेसिकल के अंदर पाए जाते हैं। कुछ समय बाद ये वेसिकल डिसॉल्व हो जाती है और जूस पोर जो है फ्री हो जाते हैं और पानी में तैरते रहते हैं। उसके बाद घंटा 1.5 घंटा ये तैरते हैं। जूस पोर्स रिमेन मोटाइल फॉर अबाउट 1 आवर और मोर। फिर किसी ना किसी सबस्ट्रेटम से अपने एंटीरियर एंड से, जो इनका हाइलाइन एरिया है, जो इनका काचाब एरिया था, वहां से आकर के ये किसी न किसी आधार से चिपक जाते हैं और अपने फ्लैजिलास को छोड़ देते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं। अब ये हाइलाइन एरिया और साइटोप्लाज्म का जो एरिया है उनके बीच में एक वॉल बन जाती है। जब हाइलाइन ए सेल जो है वो होल्ड फास्ट की तरह कार्य करने लग जाती है और ऊपर की सेल लगातार डिवाइड होकर के नया फिलामेंट बना देती है। अब आपको डायग्राम्स और फोटोग्राफ्स में दिखाती हूँ कि किस तरह से होता है। ये एक जूस्पोरेंजियम है, ये कैप पाई जा रही है तो इसका मतलब ये कैप्सेल है। ये जूस्पोरेंजियम की तरह कार्य करती है। इसका पूरा प्रोटोप्लास्ट वॉल्स को छोड़ देता है। ये देखो आप, वॉल्स को इसने छोड़ दिया और सेंटर में आ जाता है। धीरे धीरे इसका जो न्यूक्लियस है वो भी बीच में आ जाता है। अब आप यहां पर देखो कि ये जूस पोर अभी वेसिकल के अंदर ही है। अब ये जूस पोर के अंदर आप ये देखो, यहां पर ये क्राउन बन गया है फ्लैजिलास का। देख सकते हो, ये क्राउन है फ्लैजिला का। बहुत सारे फ्लैजिला यहाँ पर क्राउन के साथ पाए जा रहे हैं। ये हाईलाइन एरिया है, एंटीरियर पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है जिसमें कि पूरा साइटोप्लाज्म पाया जाता है। जब ये पानी के अंदर तैरता है, ये वेसिकल के अंदर है अभी, और अब ये बाहर आ जाता है वेसिकल को तोड़ करके। देखो ये सेल जो है अलग कैसे हो रही है, बिल्कुल 90 डिग्री के पे। एपिकल सेल के पास में से जूस्पोरेंजियम रप्चर होती है और पास वाली कोशिका इसको पीछे की तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से ये 90 डिग्री एंगल के ऊपर जूसपोर्स बाहर निकल जाते हैं। अब ये आधार से जाकर के अटैच होते हैं और हाइलाइन एरिया की तरफ से अटैच होते हैं। यहाँ पर आकर के इनके फ्लैजिला नष्ट हो जाते हैं और ये हाइलाइन एरिया जो है वो होल्ड फास्ट बनाता है और ऊपर की जो कोशिका है वो पूरे का पूरा फिलामेंट बना देती है। ये है जूसपोर। आप इसमें और क्लियर देखोगे, ये हाइलाइन एरिया है। एंटीरियर भाग पे काचाब एरिया विकसित हो जाता है और नीचे का सारा हिस्सा है जिसमें कि पूरा प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ये एक जूसपोर है। ये बहुत सारे फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं। तो मल्टी फ्लैजिलेट जूसपोर उडोगोनियम के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जब जर्मिनेशन दिखाया गया है कि किस तरह से जर्मिनेट होते हैं, ये आप देखो कि ये आधार से अटैच हुए, यहाँ पर आकर के इनके फ्लैजिला नष्ट हो गए। ये काचाब कोशिका और ऊपर की जो प्रोटोप्लाज्म है, इन दोनों के बीच में ये एक वॉल डेवलप हो गई। अब ये जो हिस्सा है ये होल्ड फास्ट बना देगा और ऊपर का हिस्सा बार बार विभाजित होकर के नया फिलामेंट बना देता है। और जितनी बार जिस कोशिका में विभाजन होता है उतनी ही उसके अंदर कैप्स उपस्थित होती हैं। तो इस तरह से जूसपोर जो है वो नया फिलामेंट बनाते हैं। यही सेम चीज वापस दिखाई गई कि जूसपोर से किस तरह से वेसिकल के अंदर है, वेसिकल से जब बाहर आते हैं तो ये 90 डिग्री के ऊपर ये
कोशिकाएं दो खुल जाती हैं और ये जूस पोर बाहर आते हैं, बाहर आकर के ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह से ऊडोगोनियम के अंदर चल बीजाणु के द्वारा रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो एक कोशिका से एक चल बीजाणु बनता है जो कि मल्टीफ्लैजिलेट होता है और उस एक चल बीजाणु से पूरा फिलामेंट बन जाता है। सेकंड आता है निश्चेष्ट बीजाणु, एकाइनिड्स। एकाइनिड्स को सबसे पहले विले ने और हांडा ने, विले ने 1883 में और हांडा ने 1928 के अंदर रिपोर्ट किया था कि ऊडोगोनियम के अंदर एकाइनिड्स भी रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। जब कंडीशंस थोड़ी सी अनफेवरेबल होने लगती हैं, प्रतिकूल होने लगती हैं, तो उस समय कोशिका का प्रोटोप्लास्ट, यहां पर भी वही कोशिका होगी जिसके अंदर की कैप्स उपस्थित होती है और जनरली यंग वन सेल्स जो हैं वो एकाइनिड्स बनाती हैं। तो जब कंडीशंस प्रतिकूल होने लगती हैं उस समय कोशिका का प्रोटोप्लास्ट अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति सिक्रीट कर लेता है और रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर ओवल शेप हो जाता है और इस पूरे स्ट्रक्चर को एकाइनिट कहा जाता है। एकाइनिट्स एक चेन में बनते हैं, निश्चेष्ट बीजाणु हमेशा चेन में बनते हैं और ये ऊडोगोनियम के अंदर जो ऊगोनिया पाया जाता है उससे बहुत मिलते जुलते होते हैं। अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ऊडोगोनियम के अंदर ऊगोनिया बनते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब हम ऊगोनिया के बारे में भी पढ़ेंगे। तो 10 से 40 तक एकाइनिट्स एक साथ बन सकते हैं। ये एकाइनिट्स कैसे होते हैं कि इनका स्ट्रक्चर गोल होता है, ये ओवल शेप होता है, ये रेड ब्राउन कलर के होते हैं और इनका प्रोटोप्लास्ट जो है वो इकट्ठा होकर के अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति सिक्रीट कर लेता है, जिसके कारण जब तक परिस्थितियां प्रतिकूल रहती हैं तब तक अंदर के प्रोटोप्लास्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। इन एकाइनिट्स के अंदर स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और जब कंडीशंस फेवरेबल आती हैं उस समय इनकी मोटी भित्ति पानी को एब्सॉर्ब करती है और फट जाती है और अंदर का प्रोटोप्लाज्म जो है वो बार बार डिवाइड होकर के नया प्लांट बना देता है। ये आप देखो कि ये कैप्सूल हैं, इनके अंदर ये चेन के अंदर बहुत सारे एकाइनिट्स बन गए। ये वॉल को छोड़ दिया इन्होंने और चारों तरफ थिक वॉल बन गई। स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा चेंज आ गया, ओवल शेप स्ट्रक्चर हो गया और जब ये परिस्थितियां अनुकूल आएंगी तो इनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा और डिवाइड होकर के नया प्लांट बना देगा। तो ये है ऊडोगोनियम में एकाइनिट्स के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम। अब नेक्स्ट हम लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।